दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के 10वें भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के 9वें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए कहानी का 10वां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, कहानी को लाइक और चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ये पानी क्यों नहीं आ रहा नल से? जैस्मिन ने टैप ऑन की, पर बिना पानी को देखकर मुड़कर कल्पना काजल से पूछा। वो तीनों किचन में खाना बना रहे थे। ऊपर पानी ख़त्म हो गया है, इसीलिए नल में पानी नहीं आ रहा, काजल ने कहा। वो पहले ही चेक कर चुकी थी। अच्छा, अब जैस्मिन ने सोच कर कहा। उसे खाना बनाते वक्त बार बार हाथ धोने की ज़रूरत पड़ती थी। अगर किसी सामान को छू भी दे या बर्तनों को हाथ लगाए, उसके बाद उसे हाथ धोने की आदत थी। और सबसे ज़रूरी, किचन का कोई सामान वो बिना धोए उपयोग नहीं करती। ये भी एक मनोवैज्ञानिक रोग है जिसमें इंसान को लगता है कि उसके हाथों में कीटाणु रह गए हैं, इसीलिए बार बार अपने हाथ और अपनी चीज़ें धुलता रहता है। कोई नहीं, मोटर चलानी पड़ेगी, मैं चला कर आती हूँ। कल्पना बाहर जाने के लिए मुड़ी। यहाँ लाइट ही नहीं है, काजल ने कहा। वो सब छानबीन करके बैठी थी, इन्वर्टर पर नहीं चलती। जैस्मिन को बड़ा अफसोस हुआ। अब वो क्या करेगी? नहीं भाभी, बाहर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। ओह, जैस्मिन ने मनाल से कहा। उसके लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। एक काम करो, कुणाल भाई से कह दो, जनरेटर चला देंगे। कल्पना से काजल ने कहा। तुम क्यों नहीं कह देती? क्यों? मैं ही क्यों कहूँ? तुम भाई की लाडली बनी फिरती हो। अभी अभी सगाई हुई है आपकी, थोड़े दिन में परदेसी होने वाली हो। आप कहेंगी तो चला देंगे। हाँ, जैसे तुम्हारी भाई कोई बात मानती ही नहीं। कल्पना ने थोड़ा ज़ोर से बोला। मानते हैं, पर मैं हर बार मनवाना ज़रूरी नहीं समझती, और अब मोटर चलवाना मैं ज़रूरी नहीं समझती। तो मैं नहीं कहूँगी, काजल ने थोड़ा चीख कर कहा। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी नहीं कहूँगी। कल्पना और काजल दोनों में बहस शुरू हो गई थी। अब बाहर जाकर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ कौन डाले, उनके सामने यही बिकट प्रश्न था। मानो कोई बड़ी समस्या मुँह खोले खड़ी हो। और जैस्मिन उन दोनों को मासूम निगाहों से देख रही थी। क्या पता किसी में राम आए और उनका हृदय परिवर्तन हो। पर यहाँ तो तू मैं में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाना बनाने का वक्त है, बिना पानी के कैसे होगा? जैस्मिन उलझन में बोली। क्योंकि ऐसे तो वो लेट कर देगी। वो बेटियां थी और जैस्मिन बहू। जिम्मेदारी उसी की सी थी। वो किसी की नज़रों में गलत तरीके से नहीं आना चाहती थी। अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास था। खाना वक्त पर बनना और मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी अमूमन घर की बहुओं की ही होती है। और वो होम मेकर थी तो उसकी भी थी। इस बात को जैस्मिन अच्छी तरह समझती थी। भाभी, आप कहिए, आपको कोई खतरा नहीं है? क्यों? मेरा मुंह क्या धातु का बना है? भाभी, तप्पड़ भाई वैसे भी नहीं मारने वाली, किसी को नहीं मारते। तो फिर कह दो ना। नहीं भाभी, उनको काम करते वक्त कोई डिस्टर्ब करे उनको अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरा कहना कैसे अच्छा लग जाएगा? भाभी, अपनी पावर का इस्तेमाल करिए, नई नई शादी हुई है आपकी। कम से कम इतनी बातें तो पति से मनवाने का हौसला रखना ही चाहिए। ये तो दम की बात है, आपको आना चाहिए। आप अगर ऐसे ही हथियार डाल देंगी तो कैसे चलेगा? जाइए, घबराइए नहीं, भाई आपकी बात मान लेंगे। मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, कल्पना ने कहा। हाँ भाभी, बिल्कुल। आपकी नहीं मानेंगे तो फिर किसी की नहीं मानेंगे। आप जाइए। अगर आप ऐसी ही हिम्मत हार जाएंगी तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा? आखिर कल को हमें भी दूसरों के घर जाकर आदमी को हैंडल करना है। कम से कम ये तो आपको हमें सिखाना ही चाहिए। आप भाई को अपने काबू में रखिए। कल को हम चले जाएंगे तो आपको सह कौन देगा? वो तीन औरतों तो पुत्र प्रेम में अंधी हैं, और दादी तो ऐसे भी पोते के मोह में पहले ही धृतराष्ट्र बन बैठी हैं। आप ये नहीं सोचिए कि सब आपसे बहुत प्यार करती हैं, सब भाई के पीछे हैं। आखिर घर में अलग से आपकी धाक होनी चाहिए। घर वालों में आपका रौब होना चाहिए। इकलौती बहू हैं आप इस घर की। चौधरियों की बहू वाली बात भी तो होनी चाहिए। कुणाल सिंह चौधरी की पत्नी हैं आप, ये कोई छोटी बात नहीं। यूँ हार नहीं मान सकती आप। काजल ने कल्पना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वो दोनों हौसला अफजाई कर रही थी।
जैस्मिन ने इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर अपना माथा पीट लिया। ये पानी की मोटर चलाने के लिए ये बखेड़ा अत कर दी दोनों ने। कहना ही क्या है, कुणाल जनरेटर चला देंगी, वो मोटर ऑन कर देंगी, पानी आ जाएगा नल में और उसे खाना बनाने में आसानी होगी। ये क्या दोनों बहनें भी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ गई। जैस्मिन सोचकर बाहर की ओर चल दी। पीछे कल्पना और काजल हाई फाई देकर ज़ोर से हंसी। भाभी तो गई समझो बिल्कुल, पर मम्मी और कहाँ हैं? चिंता मत कर, सब दूर दूर हैं, अपने काम में व्यस्त। मज़ा आएगा, चल चल कर देखते हैं। आज दोनों मस्ती के मूड में थी और उन्हें मौका भी बिजली कटौती ने दे दिया। मजाक मजाक में उन्होंने जैस्मिन को कहाँ फंसा दिया था। जैस्मिन बेचारी को कुछ मालूम ही नहीं। कुणाल ऊपर पानी नहीं है, वो मोटर चला लो, वहाँ से चलती है, जैस्मिन ने कुणाल को पुकार कर कहा। तो कुणाल ने काम में मसरूफ़ हुए ही जैस्मिन को बोर्ड की ओर इशारा करके बताया, हाँ जानती हूँ, पर लाइट नहीं है। जैस्मिन को झल्लाहट हुई। उसने उसकी बात को कितने हल्के में ले लिया। बिल्कुल गौर नहीं किया कि उस पर वो चल कर आई थी उसके पास। तो कुणाल ने अपना काम जारी ही रखा। तो शायद जनरेटर चलाना पड़ेगा। अच्छा, और कोई हुक्म? कुणाल ने अभी मसरूफियत के साथ कहा। वो मशीनरी खोले बैठा था, ट्रैक्टर का कुछ काम कर रहा था। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप 9-10 बजे ही अपना कहर बरसाना शुरू कर देती थी। कभी हवा के झोंके आते तो कभी नहीं, और वो भी जो सुबह शाम ठंडी बयारी बहती थी अब गर्म लू का रूप धारण कर ली थी। जैस्मिन को तो ये गर्मी सुबह सुबह की झुलसाना शुरू कर देती। वैसे भी घर के अंदर का काम उसके जिम्मे था, बाहर निकलना कम होता और वो निकलना चाहती भी नहीं थी। और एक ही कुणाल था जो इतनी गर्मी में काम कर रहा था, वो भी पूरा काला पीला हो रखा था। जैस्मिन एक बार लाइट को भूल गई और सोच में पड़ गई। ये कपड़े भी उसको धोने पड़ेंगे, वो हाथ से, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो इस सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे से ये दाग निकालने वाले नहीं थे। आजकल ज़्यादातर उसके साथ यही होता। कुणाल के कपड़े वो टब में लेकर बैठती, उन पर ब्रश रगड़ती रहती। और कुणाल था जिनकी टोर ही ख़त्म नहीं होती। वो आप जनरेटर चला देंगी, मुझे खाना बनाना है। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ही तो फ्री बैठा हूँ मैं। हैं? जैस्मिन ने ताजुब के साथ कहा। ये तो कहीं से प्यार भरा लहजा नहीं था, टोंट था। कुणाल उसे साफ साफ ताना दे रहा था। क्या हुआ? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? पर इसमें मेरी क्या गलती? ध्यान रखा करो, ऊपर पानी ख़त्म होने वाला है तो बिजली रहते चढ़ा नहीं सकती। पर मैं 6 महीने हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए, अब ये चीज़ें भी सिखानी पड़ेंगी, ये बातें भी समझानी पड़ेंगी। पर ये काम मेरा नहीं है, इस घर का सब काम तुम्हारा है, क्योंकि ये घर तुम्हारा है। हाँ है तो, पर मुझे कैसे मालूम होगा कि पानी ख़त्म होने वाला है? क्यों क्यों नहीं होगा? जो बरतता है उसे मालूम होता है, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो मैडम जी अंदाज़ा लगाना सीखिए, आपके लिए कोई खाली नहीं बैठा है। वैसे भी काम कर रहा हूँ, तुम जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, खाना बाद में बनाना। लेकिन बर्तन भी नहीं धुले, जब तक वो साफ़ होंगे नहीं काम आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये बात है। चलो तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करते हैं, बिठाते हैं कोई जुगाड़। ओह थैंक यू वेरी मच, मुझे तो लगा आप तानों से ही मार देंगी। जैस्मिन कुणाल के पीछे पीछे हो ली। और हाँ, ये जो पर कर रही हो ना, ये मुझे कतरने आते हैं। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं। कुणाल ने मुड़कर कहा। पर मैंने क्या किया? यही बहसबाजी मुझे कम पसंद है। अच्छा बंदा, अपने बचाव में कुछ बोले भी ना। क्यों, तुम क्या कटघरे में खड़ी हो? ये कोई अदालत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगी कुछ आपसे, बस आप पानी का इंतज़ाम करिए। जैस्मिन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। कुणाल के मूड का कोई भरोसा नहीं। वो बाल्टी लाओ यहाँ उठाकर। कौन सी? वो? हाँ, दोनों तीनों ले आओ, कुणाल कहकर कुणाल जैस्मिन को नल के पास ले गया, जो घर की बैक साइड में लगा था। पुराना सा नलका, पास में पानी का कुंड था जिस पर देहरी बनी हुई थी। कुणाल ने उस पर बैठते हुए कहा, इसको चलाओ, पानी निकलेगा।
कुणाल ने हाथ आगे बढ़ाकर बाल्टी उसके नीचे रख दी। पर लेकिन ये तो मुझे चलाने नहीं आता। कुणाल ने एक दो बार चलाकर बताया। ऐसे शुरू हो जाओ और ये चारों पांचों बाल्टियां भरकर अंदर ले जाओ। ये यहाँ से अंदर तक उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और कुछ अरेंजमेंट नहीं हो सकता। जैस्मिन को समझ आ गया था कुणाल जनरेटर नहीं चलाने वाला, इसीलिए कल्पना और काजल आ नहीं रही थी। हाँ, एक तरीका और है। सुनते ही जैस्मिन की बाँछें खिल गई और अगले ही पल वो खुशी कहीं गहरे गर्त में जाकर मर गई। एक काम तो पहले वाले से भी मुश्किल था। कुंड से पानी निकालना पड़ेगा। कुणाल ने बाल्टी उसके हाथ में देकर कहा, जिसमें रस्सी बंधी हुई थी। कुंड से पानी खींचना, वो भी भरी हुई बाल्टी, जैस्मिन के लिए तो और भी मुश्किल था। ये चीज़ उसने कभी नहीं की थी। की तो क्या, कभी देखी ही नहीं थी। सुना था पुराने वक्त में इसी तरह नलकों से पानी भरा जाता था। बेचारी कहाँ फंस गई थी। आप जनरेटर क्यों नहीं चला रहे हैं? इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बड़ी बात है। डिपेंड होती जा रही हो आजकल हर चीज़ पे। पहले का वक्त भी तो वक्त था। एक मिनट, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, पानी ना हो, घर में कुछ सामान ना हो तो तुम लोगों से रहा नहीं जाता। पहले के लोग क्या लोग नहीं थे, वो भी तो गुजारा करते थे। हर काम खुद करते थे। नलका चलाने से हाथों की एक्सरसाइज होगी और कंधों की भी। पानी खींचने से भी हाथ मजबूत होते हैं। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो और इस शरीर का थोड़ा बहुत काम लिया करो। बिल्कुल निढाल हो गई हो। वो तो काम करती थी। अब सब लोगों की गलती, उसकी गलती कैसे हुई? पड़े रहते होंगे लोगों पर। आज के टाइम के हिसाब से वो बिल्कुल काम चोर नहीं थी, चाहे कैसी ही रही हो, कैसी परवरिश हुई हो। पर उसने अपने मम्मी पापा से यही सुना था कि इंसान को पीछा नहीं, अपना आगा देख कर चलना चाहिए। और वो उनमें ढल भी गई थी, उसी हिसाब से चल भी रही थी। पर कुणाल था जो इन सब में भी संतुष्ट नहीं था। उसे सर्वगुण संपन्न, सुशील और आज्ञाकारी लुगाई चाहिए थी। सच कहती हैं दादी, बहता थोड़ा टेढ़ा ही है उसका। कल्पना और काजल छुप कर ही नज़ारा देख रही थी। उन्होंने भी पहले कभी न कभी कुणाल से इस तरह की बातें सुनी थी। पहले ही औरतें चक्की चलाती थी, नलका चलाती थी, पानी के घड़े उठाती थी। हर काम में कोई न कोई एक्सरसाइज थी। आज सर्वाइकल पेन जो समस्या है, उसकी यही वजह है। कोई एक्सरसाइज होती ही नहीं है। कल्पना और काजल की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। वो कभी एक दूसरे के कंधे पर तो कभी एक दूसरे के हाथ पे मुंह छुपाकर हंस रही थी। सामने का दृश्य बड़ा ही मज़ेदार था। वो जल्दबाजी में फ़ोन अपना साथ नहीं लाई थी। किचन से ही भाग आ गई। अगर लाती तो वीडियो रिकॉर्ड करती। यार, सच में भाई ने तो भाभी की ही क्लास लगा डाली। तुम्हें क्या लगा भाभी बच जाएंगी? मुझे पहले से ही पता था ये कुणाल सिंह चौधरी टेढ़ी खीर है, किसी को नहीं छोड़ता। वो दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बतियाने में व्यस्त थी और जैस्मिन नलके से पानी भर रही थी। कुणाल थोड़ा खुद को आराम देने के लिए वहीं बैठ गया। हंसी तो कुणाल को भी बहुत आ रही थी। जैस्मिन की हालत ख़राब हो गई। इतनी तेज़ धूप में वो बेचारी वो काम कर रही थी जो पहले उसने कभी किया ही नहीं। उसे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो वो दोनों की बातों में आती ही नहीं। कुणाल को वो क्या कहती, उससे थोड़ी बहुत बहस तो कर ली, पर ज़्यादा कुछ कहना जैस्मिन के बस में नहीं था। ऊपर से काम चोर का टैग अलग। ये तो वो बिल्कुल नहीं लेने वाली। वो लायक है, कर सकती है। जैस्मिन ने खुद में ही प्राण सख्त भरी कि उसे ये करके ही दम लेना है, क्योंकि अब कुणाल तो कुछ सुनने से रहा। जैस्मिन बेटा, क्या कर रही हो? माँ जब बाहर का काम ख़त्म करके अंदर आई तो देखा अंदर कोई नहीं था। दादी जी की भी आँख लग गई थी, इसीलिए वो उस ओर देखने आई। वो माँ, ऊपर पानी ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैं लेने आई हूँ। माँ ने कुणाल के पास माँ ने देखा कुणाल पास बैठा फ़ोन चला रहा था। इधर उधर नज़र दौड़ाई और पीछे छुपी हुई कल्पना और काजल भी दिख गई
तो ये सब तुम दोनों की करामात है। बाहर आओ और ये पानी की बाल्टी उठाओ। तुम रहने दो जैस्मिन बेटा, अंदर चलो। कल्पना काजल अपनी चोरी पकड़े जाने के एहसास से गर्दन नीचे किए वहाँ आई। वो बड़ी बड़ी बाल्टी उठा कर ले गई, जबकि जैस्मिन उनके पीछे यूं ही चली गई। जाने से पहले एक बार उसने मुड़कर कुणाल की ओर देखना नहीं भूला था। इस आदमी ने आज उससे नलका चलवाया है ना, किसी दिन अगर उसने भी पानी न भरवाया तो देखना। मानो जैस्मिन ने शपथ उठाई हो। कुणाल लबों ही लबों के अंदर मुस्कुरा कर रह गया। उससे कोई पानी भरवा ले बिना उसकी मर्जी के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम क्या चाहते हो? अपनी लुगाई को भगाओगे? शर्म करो थोड़ी बहुत, निहायती बेशर्म कुणाल। तुम्हारे छोटे भाई अभी बिना शादीशुदा हैं, उनको कौन लड़की देगा? अगर किसी को पता चल गया कि दूसरों की छोरियों से पानी भरवाते हो, उनको तुम अपने घर में लाकर इतना काम करवाते हो, ये कोई तरीका होता है? नाम डुबाओगे परिवार का तुम और तुम्हारी बहन। किसी को मस्ती सूझ रही है तो किसी को मिस्टर परफेक्टनिस्ट बनना है। जाओ जाकर जनरेटर चला कर आओ। माँ ने लताड़ा और अंदर चली गई। आओ अंदर, दादी ने खैर खबर दिलवाती हूँ तुझे। चलते हुए बिना मुड़ी उंगली हिलाते हुए कहा। ओह, अभी ड्रामा करेंगे चारों मिलकर। क्यों छाती कलप रही है माँ? इतना भी क्या कर दिया उसने? कुणाल ने मन ही मन सोचा और उठकर जनरेटर चलाने के लिए चला गया। ये छोरा तो कभी ना सुधरने का, नाम कटवा कर रख देगा, नाक कटवा कर रख देगा किसी दिन। रे दूसरों की छोरियाँ दुख देण वास्ते लाए हो के, इतना तो समझ आना चाहिए तन्ने कि हमारे घर में भी बहनें बेटियां हैं, ब्याह कर इस घर में आई हैं तो कि दिहाड़नी मजदूरनी होगी। आड़ दे इसकी तो मैं खैर खबर लूँगी। दादी ने छड़ी पटकते हुए कहा। क्या हुआ दादी, छड़ी तोड़ने का इरादा है क्या? रेहान ने अंदर आते हुए कहा। तू तो किसी दिन खा ही लेगा छड़ी मेरे ते, समझता क्यों ना अपनी बेली ने। अरे दादी, इस्यो के कर दियो, क्यों धाक जमा रही है? रेहान ने भी दादी की हरियाणवी लहजे को हरियाणवी टोन में ये जवाब दिया। जी मिला दादी को ईंट का जवाब पत्थर से। काजल ने लपक कर कहा, जबकि कल्पना की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। रे छोरी, पाछे ने होले, दादी की छड़ी खा ही लेवेगी आज। कल्पना ने हंसकर कहा। रेहान उसको नज़रअंदाज करता दादी के पास जाकर बैठ गया। मुझे ये मारेंगी आप किसी दिन छड़ी से। अच्छा बताओ क्या हुआ है? तेरा यार इस छोरी से पानी भरवा कर ले आया है नलके से। बता, पिसा के साथ लेकर आओगे? जैस्मिन अंदर चाय बना रही थी कि अब तो ये सभा संगत लंबी चलने वाली थी। धीरे धीरे सभा का दादी के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। माँ, दादी, चाची, ताई, रेहान भी कुणाल को कुछ न कुछ सुना रहे थे, जबकि कल्पना और काजल एक बार उनको देख चुपचाप रसोई में चली गई। लेकिन जैस्मिन को देखते ही उनकी हंसी फिर छूट गई। इस बार जैस्मिन भी उनके साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये जो खुशियों की चहक थी, ये बहुत जल्द सन्नाटे में बदलने वाली थी या बहुत बड़े शोर में तब्दील होने वाली थी। अक्सर ये होता है, खुशियों को भी लोगों की नज़र लग जाती है और रिश्ते कभी कभी किसी की भेंट भी चढ़ जाते हैं। ये आपसी समझ पर निर्भर करता है कि उस वक्त से हम कैसे बाहर आएँ। जैस्मिन और कुणाल के साथ भी यही था, लेकिन फ़िलहाल जैस्मिन उस माहौल में पूरी तरह ढल गई थी और कुणाल वो भी खुश था जैस्मिन के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी पाकर। माँ चाय, फिर मुझे निकलना है। कुणाल ने अपनी कुर्ती की बाजू की बटन बंद करते हुए कहा। आसपास देखा, न जैस्मिन दिखी और ना ही कल्पना काजल, इसीलिए माँ को आवाज़ दी और चलकर दादी के पास आकर बैठ गया। दादी, कल्पना और काजल कहाँ हैं? दिखी नहीं। मंदिर गई हैं सुबह सुबह। आज का दिन तो बहुत बड़ा है, मैंने भेजा है जैस्मिन के साथ। कुणाल को थोड़ा अजीब सा लगा। वो नहीं चाहता था आज कोई घर से बाहर निकली। पिछले दिनों की वाक़ई ने उसे थोड़ा चौकन्ना कर दिया था। दादी के सामने अपना कोई अंदेशा जाहिर नहीं किया। बेवजह दादी जी चिंता में पड़ जाती। आज तो दो बड़े फैसले होने वाले हैं। भगवान करे सब अच्छे से हो।
सालों बाद वो भी तो घर आ रहा है। दादी ने आंखों में पानी भर कर कहा। ये बिछड़ने का गम था जो सालों बाद आज मिलेंगे, एक दूसरे के साथ रहने की। ये पल बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद नसीब होने वाले थे। अब उनकी झोली में गम के कांटे ना ही आए तो बेहतर है। अब वो बस खुशियों के फूल चाहती थी और अपने लंबे अनुभवी जीवन की यही कमाई थी कि उन्होंने चुन चुन कर फूल कांटे सब सहेज कर रखे थे कि उनके दामन में चाहे जो आए, पर बच्चों की ज़िंदगी आबाद रहे। घर के बड़े बुजुर्ग यही चाहते हैं कि वो चाहे जितनी मर्जी दुख झेलें, पर उनके बच्चों को कभी कोई कष्ट ना हो। यही नज़रिया उनका कमाई को लेकर रहता है कि वो इतना धन कमा ली, बच्चे दर दर ना भटके, कामयाब हों, ये सब की ख्वाहिश रहती है। पर प्रॉपर्टी का एक अच्छा खासा हिस्सा भी उनकी झोली में डालना चाहते हैं। खुद बेड़ियों में जकड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं खुद को। एक पूरी ज़िंदगी ही अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। उनको संभालने, सहेजने, संवारने में ही खुद को खपा देते हैं। अपना जीवन तो भली बात जीते ही नहीं, इन्हीं सब में उन्हें खुशी मिलती है। इन सब में ही सुकून कि वो सारा जीवन काम करते हुए बिता देते हैं बच्चों की खुशी के लिए। अपने जीवन का कुछ नहीं सोचते। बच्चों की खुशियाँ, उनका अच्छा जीवन उनके लिए सर्वोपरि होता है। निस्वार्थ प्रेम और समर्पण भाव इस तरह होता है कि उनकी मनमानियाँ, बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त कर जाती हैं। ये उस पीढ़ी का महत्वपूर्ण गुण है जहाँ कर्तव्य बोध बढ़ा है, जबकि अधिकार वो कभी मांगते ही नहीं हैं। जीवन जीने के लिए सुकून ज़रूरी होता है, प्रेम से भी ज़्यादा, और उन्हें अपने बच्चों के लिए वो सब करने में सुकून मिलता है। इसीलिए वो चुपचाप बिना कोई शिकायत की अपना कर्तव्य पूरा करते रहते हैं। बदले में प्रेम प्राप्त हो तब भी सही है, ना हो तब भी उनके स्नेह में फ़र्क नहीं आता। माँ बाप अपने बच्चों से शिकायत कम ही करते हैं, उनका फर्ज ही उनके लिए सुकून है। कुणाल इकलौता होने के नाते अपने कर्तव्यों को पूरा करने का ही प्रयास करता था। इन सब में वो कभी कभी जैस्मिन के मन को भी नज़रअंदाज कर जाता कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी और दायित्व तो बहुत बड़ा है। जैस्मिन से भी इसी समझदारी की तवज्जो थी जिसमें अब तक उसने कुणाल का पूरा साथ दिया था, वो भी अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। जबकि शुरुआत में कुणाल को समझने में जैस्मिन को कठिनाई हुई और कुणाल के अंतर्मुखी व्यवहार ने उसे अधिक मुश्किल बना दिया था। फिर भी कोशिशों की और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते इस रिश्ते के पड़ाव को पार कर रहे थे। आज वो दोनों इस मुकाम पर खड़े थे कि एक दूसरे की बातें, इच्छाएं बिना कहे समझ जाती। जैस्मिन को भी इस बात का भान था, ये परिवार उसका है और ये रिश्ते भी उसे ही संभालने हैं। वो भी इन सब का आभास होते ही चल पड़ी थी कुणाल के साथ इस डगर पर उसका हाथ थामे। अब तो वो बहुत आगे निकल आए थे, लेकिन जीवन की इन राहों में कभी कभी मोड़ आ जाते हैं, कहीं दो राहें तो कहीं चौराहे, जहाँ खड़े होकर एक मार्ग का चुनाव करना कठिन हो जाता है। रिश्ते भी मोतियों की तरह होते हैं जो कई सारी डोर से बंधे रहते हैं। कहीं सहन शक्ति की डोर उन्हें बांध कर रहती है, तो कभी प्रेम की, कभी धीरज नामक धागा इन्हें जोड़ने का काम करता है, तो कहीं समर्पण भाव इन्हें समेटे रहता है। समय समय की बात है, ये सब पहलू वक्त के साथ ही सामने आते हैं। वहाँ पर निर्णय करना कठिन होता है, लेकिन आवश्यक भी। इसी मुश्किल और ज़रूरी से लम्हों में रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। ये तो कोई वही व्यक्ति समझ सकता है जो मानवीय व्यवहार को अच्छी तरह समझता हो, या फिर मानवीय संबंधों में अच्छा हो। रिश्तों की अहमियत, उनकी कदर ऐसे वक्त पर और भी ज़रूरी हो जाती है। कुणाल ने ठंडी सी आहें भरी, कभी कभी क्रोध की ज्वाला ये सब भस्म भी कर देती है। गुस्सा, बुद्धि, विवेक सब पर हावी हो जाता है। ना ये बातें दिखती हैं, ना समझ आती हैं। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, समझ से डिसीजन नहीं ले पाता। वहीं घड़ियाँ निर्धारित करती हैं कि आगे जीवन का क्या रुख रहेगा। कुणाल ने भी दादी के आंसुओं में खुशी की चमक भी देखी। आज चाचू आ रहे थे, फिर उनकी ज़मीन के मुकदमे की सुनवाई की तारीख थी
और आज फैसला भी दिया जाना था। बस इन्हीं सब में वो सुबह सुबह तैयार होकर शहर जाने के वास्ते निकल रहा था। पापा और ताऊ जी को भी जाना था, पर शायद एक काम में एक बंदा उलझ जाए, इसीलिए वो अलग अलग गाड़ियों से निकलने वाले थे। ताऊ जी और पापा उसी से पहले ही निकल चुके थे। माँ, दादी, भाई, कल्पना और काजल बदहवास सी दौड़ते हुए घर में दाखिल हुई। चेहरे के हाव भाव बिगड़े हुए थे, आंखों में आंसू और डर साफ झलक रहा था। कुणाल ने काजल का हाथ देखा, जहाँ किसी की कसी हुई पकड़ ने लाल निशान और उंगलियों की छाप छोड़ रखी थी। कुणाल की आंखों में लहू उतर आया और नसें बिल्कुल तन गई। क्रोध की उस प्रचंड ज्वाला में शायद कुछ जलने वाला था, या हमेशा हमेशा के लिए समरने वाला था। हमेशा हमेशा के लिए समझने वाला था। ये तो आने वाले वक्त की कुछ घड़ियों की कैद में था, समय के पहिए में निश्चित था। पर कुणाल ने अपना आपा खो दिया, सबको धरा ही छोड़ा और बाहर निकल गया। क्या हुआ कल्पना, काजल, जैस्मिन कहाँ है? और तुम लोग रो क्यों रही हो? माँ, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या हुआ बताओ? और ये तुम्हारे हाथ पे निशान? ताई ने देखते हुए पूछा। आगे कुछ बोलो, जैस्मिन कहाँ है? दादी तो बैठे बैठे ही मानो ढह ही गई। सदमे का असर कुछ इस कदर हावी था कि कुणाल की तरह उन्हें भी समझते देर तो नहीं लगी, पर कुछ कहने सुनने की स्थिति में भी नहीं थी। माँ ने दादी की ओर देखा, जो बस कुछ पुराने से दौर में चली गई थी। अतीत की कुछ बातें, कुछ पुराना वक्त जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था और अब फिर से छीनने वाला था। क्या वाकई इतिहास अपने आप को दोहराता है? लोग सीखते क्यों नहीं हैं अपनी या अपनी की गलतियों से, अपने भूतकाल से? जो पहले हुआ और बहुत बुरा हुआ, वैसे फिर ना हो। जो घटित तो हो चुका वो तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन दोबारा ऐसी परिस्थितियों को क्यों बना दी जाती हैं कि व्यक्ति उन जंजाल में फंस कर रह जाता है। दादी को फिक्र थी, कुणाल की, जैस्मिन की, अपने परिवार की, घर की एक एक जने को वो अपने सामने देख रही थी। ना जाने इस बार किसकी बारी है, वो सब फिर सहना पड़े। चाची की ओर देखा तो आंसू ही बह निकले। वो तो खुद जारो कतार हो रहे थे। क्या अरसों बाद उनके सुन्न वीराने पड़े जीवन के आंगन में खुशियों की चहचहाहट हुई थी, मानो गौरैया गीत गा रही हो। और उन सब पर ग्रहण लगता नजर आ रहा था। बंसी के गुस्से का तो किसी को भी एतबार नहीं था। ना जाने क्या ही कर बैठे। आज इतने वर्षों बाद आ रहा था, ये सब आज ही होना था। ये तो सोची समझी साजिश थी। कोई चाहता था कि वो उजड़ जाए। कल्पना काजल की ये हालत देखकर और दादी को इस तरह सदमे में देखकर ताई, माँ और चाची समझ गई, लेकिन कल्पना और काजल इन सब बातों से अनजान थी। उनके साथ कभी घर वालों ने अतीत की कोई बातें ही नहीं की। वो सब सामने देख रही थी। बड़ी बड़ी आंसू आंखों में भर आए। कल्पना और काजल ने बताया, जब वो मंदिर से आ रही थी तो रास्ते में किसी ने उनका रास्ता रोक दिया। पहले कल्पना, फिर काजल को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन बीच बचाव में जैस्मिन को ले गए और जैस्मिन ने उन्हें वहाँ से घर जाने को कह दिया, क्योंकि सामने खड़ी ताकत का सामना करने की स्थिति में वो तीनों ही नहीं थी। पहले जैस्मिन ने कल्पना और काजल को बचाया, फिर कल्पना और काजल ने जैस्मिन को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो आखिर घर की तरफ रुक गया। वो पगडंडियों से होकर खेतों के रास्ते गांव के मंदिर तक गई थी, जो गांव से थोड़ा बाहर की ओर था। बात यही हुई थी। वो फ़ोन अपने साथ लेकर गई थी। यहीं कोई 10-15 मिनट चल कर जाने का रास्ता था और मंदिर से वापस सीधा घर ही आना था। अपने ही खेतों में क्या और कैसा डर वो जानती नहीं थी। कोई उन पर घात लगाए बैठा है। कुणाल भी अब तक संदेह में था तो किसी को घर पर आगाह किया नहीं था। आखिरकार मसला खड़ा हो ही गया। कल्पना, तुम रेहान को फ़ोन करो। दादी ने स्थिति से उभरने की कोशिश की। ताई जी भी जल्दबाजी में बोली, रेहान? हाँ, वही था जो कुणाल के पीछे जा सकता था, क्योंकि कुणाल ये देख सुनकर अकेला ही घर से निकल गया था। वो कोई पीछे भी नहीं जा पाई। हालांकि दरवाजे तक ताई और माँ ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कल्पना और काजल की हालत देखकर वो वापस मुड़ आई। सब कुछ नहीं समझी, सब कुछ उनकी समझ से परे था। रेहान? काजल ने लपक कर अपना फ़ोन उठाया। कल्पना से अधिक फुर्ती दिखाई कि कल्पना की तेज़ी भी कुछ काम ना आई। रेहान था जो स्थिति को संभाल सकता था। रेहान ने 1-2 बार में फ़ोन नहीं उठाया। काजल लगातार फ़ोन किए जा रही थी।
तभी बुलेट की आवाज़ आई जो घर के बाहर आकर रुकी। रेहान ही था। उसे कुणाल के साथ शहर जाना था। शायद बाइक पर उसे फ़ोन का पता नहीं चला। माँ ताई चाची भागकर बाहर आए और रेहान को सब कुछ बताया। रेहान ने उन्हें तसल्ली दी और दादी का ध्यान रखने को बोल। वो खुद उनकी हालत देखकर गड़बड़ा गया था। उसने काजल की ओर देखा, फिर कल्पना की ओर। आखिर रेहान से बात हुई और काजल ने टूटे फूटे शब्दों में ही सिचुएशन समझाई। रेहान जो घर के बाहर ही था वापस मुड़ा। वो लगातार गाड़ी चलाते हुए कुणाल को फ़ोन कर रहा था। इसे अभी शक्तिमान बनना है, ये नहीं अपनी समझ से काम ले, पर नहीं बलशाली शक्तिशाली, यही है इकलौता। रेहान ने कुढ़ते हुए कहा। कुणाल ने उसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। कम से कम उसे तो बताना था। इतना जिम्मेदार और जवाबदार बनता फिरता है, किसके भरोसे छोड़ गया पूरे परिवार को। ऐसे मामलों में कभी कोई अकेले जाता है भला? जहाँ लठ की ज़रूरत हो वहाँ इकलौता क्या कर लेगा। ये लातों की भूत बातों से नहीं मानने वाली, कभी नहीं मानी। फिर भी अपनी पिछली ज़िंदगी से अभी तक कुछ नहीं सीखा। हद है यार कुणाल तेरी। एक बार मामला निपट जाए तुझे तो मैं बताता हूँ। रेहान को कुणाल की परवाह थी। यहाँ तो बात जिंदगियों पे आ चुकी थी। यार दोस्त भी वक्त की कसौटी परखे जाते हैं। रेहान के मन में उसको लेकर हमेशा से यही एहसास था। वो सिर्फ कहने के लिए दोस्त नहीं था, उसे अपना भाई मानता था। जितना वो दोनों एक दूसरे को समझते थे उतना अब तक उन्हें किसी ने नहीं जाना। एक दूसरे के मन की गहराई बस एक दूसरे ने नापी थी। कुणाल दंदनाता हुआ घर में घुसा। इन्हें कैसे भूल सकता है वो? यही तो है जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसका घर उजाड़ दिया। इतनी मुश्किलों और वर्षों बाद उसे घर में खुशियों का बसेरा होने लगा था। तब भी वो भी इन लोगों की बर्दाश्त के बाहर है। इतना ही सहन नहीं कर सकती किसी की खुशियाँ ही ना देखा जाए। उनसे जलने भुनने लगी। लोग इतने स्वार्थी कैसे होते हैं? इतनी मतलबी और कम फर्ज, कम जर्फ, खुद से ऊपर उन्हें कुछ और दिखे ही नहीं। देवी, उसने चीखते चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई। जैस्मिन एक चरपाई पे बैठी थी, चुपचाप, शांत और खामोश। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पानी का गिलास उसके सामने था और चाय का कप भी, लेकिन इस वक्त उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो ये जहर लग रहा था। ना जाने कैसी अनजान और अजीब सी सिचुएशन में फंस गई थी। कौन निकाली, कैसे निकली? कुणाल की उसकी उम्मीद थी। कुणाल ही उसकी उम्मीद था और उसे डर भी लग रहा था। इस तरह ज़बरदस्ती उठा कर लाए हैं तो कुछ गलत ना कह दी, कहीं मार न दी। जैस्मिन ने ऐसा सब कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो तो इन सब से बचकर रह रही थी। ये ज़मीन जायदाद के झगड़े, नाक का सवाल, मान मर्यादा, इज्जत, अपनी आन की खातिर कट मर जाना सुना था। कुछ इतिहास की बातें थी, कुछ किस्से कहानियों में, लेकिन ऐसा कुछ कभी उसके साथ होगा और अभी हो रहा है, ये तो उसकी कल्पना से परे था। पास में 3 औरतें खड़ी थी। 2 औरतें एक और खड़ी थी जो कभी काम करती, कभी उनके पास आती। 2 बुजुर्ग और एक उसकी ही उम्र की लड़की उसके पास ही थी। बाहर आदमी बैठे थे, दरवाजे में बातचीत कर रहे थे। कह सकते हैं लड़ रहे हैं, क्योंकि एक मत नहीं थी। बहस का मुद्दा यही था, जैस्मिन को इस तरह उठा कर ले आना। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे समझाने का प्रयास कर रहा था जो उसे यहाँ लेकर आया था। दूसरा जो उसका हम उम्र ही था, उसकी बातों का पता नहीं चल रहा था। कभी एक की साइड तो कभी एक की साइड। शायद डिसाइड नहीं कर पा रहा था। जिसका पक्ष सुनता उसकी बातें सही लगती और दोबारा अगर दूसरा पक्ष अपनी राय सामने रखता तो उसकी बातें सही लगती। बार बार यही हो रहा था। कोई हल निकला नहीं अब तक। ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी आन खड़ी होती है जब हमें दोनों तरफ के विचार ठीक लगते हैं। कुछ परिस्थितियों के नजराने चढ़ जाती हैं, कुछ वक्त और हालात ही इंसान को बनाते बिगाड़ते हैं और उसमें ही सही निर्णय। कभी कुछ फैसले वक्त के बहाल में गलत लिए होंगी जो आज इन सब का खामियाजा 2 परिवार भुगत रहे थे। कुणाल की दहाड़ ने सबको चौकन्ना कर दिया। वो खाली हाथ था। देवी के हाथ में 2 नली थी। आ तो गया लेकिन जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अब मुझे आप रोकिएगा नहीं, देवी ने ललकार मार कर कहा और जैस्मिन ये सुनकर भीतर तक कांप गई। नहीं रोकूंगा, मार दे उसे और तू भी मर जा या फिर जेल में जा, सजा काट।
जैसे उसका चाचा काट रहा नहीं, काट ली है, आज वापस आ रहा है। इसीलिए तो उसकी बेटियों को उठाने गया था ताकि उसे बुलाकर मार सकूं, पर इस लड़की ने सब काम खराब कर दिया। मेरी सोची समझी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। देवी ने दांत पीस कर कहा। उसे जैस्मिन पर बेहद गुस्सा था और उसी के पीछे कुणाल अब यहाँ था। ऐसा मत करो देवी, पछतावे के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। जैसे उस वक्त मेरे हाथ में नहीं था, मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गया था। मैंने मेरे भाई को खो दिया था, तुमने अपना बाप, और मिला क्या? पछतावा और गांव निकाला, बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं। हम बिरादरी से बाहर कर दिए गए, आज भी लोगों का सामना नहीं कर पाता, जिल्लत सह रहा हूँ। भाई की जवान मौत का भार सर पर है। उनके बच्चे अनाथ हो गए और लुगाई विधवा, और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो वक्ती तौर पर किया गया गुस्सा मेरा सब कुछ छीन कर ले गया। उस परिवार को उजाड़ने गए थे, उजड़ तो हम गए। उस परिवार में तो अब खुशियों की दीप झिलमिलाने लगे हैं, लेकिन हमारा घर अभी भी अंधेरे में डूबा है। हम अब भी अंधेरे में बैठे हैं। मत कर देवी, मत कर। ऐसा कुछ करने से पहले मुझे मार डाल, ताकि सुकून से मर सकूं कि भाई ना बचा सका, लेकिन मेरे जीते जी तक उसके बच्चे और मेरा परिवार सुरक्षित था। फिर तुम भले ही सब कुछ मिटा दो, अपने हाथों बर्बाद कर दो। मैं अब एक और चोट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे जिंदा रहते तो कम से कम नहीं, मेरे माजरे से बाहर है। ताऊ जी का लहजा अफसोस से भरा हुआ था। वो बीच बीच में रवासे हो रहे थे। आत्मग्लानि का भाव मुझे साल रहा है, मार रहा है पल पल। तुम्हारा बाप तो भाग्यशाली था जो चैन की नींद सो गया, और मैं ढो रहा हूँ इस जीवन को। तुम्हें समझाने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। भूल जाओ इन लड़ाई झगड़ों को और राजी बाजी बस जाओ। उन्हें भी बसने दो। छोड़ दो उजाड़ने का ख्याल जो दूसरों के घरों को उजाड़ते हैं। भगवान उन्हें कभी कहीं बसेरा नहीं करने देता। क्या चाहते हो, यहाँ से भी दाना पानी उठ जाए। ताऊ जी ने मलाल और अपराध बोध के भाव से कहा। जो नीयत बुरी रखते हैं, जो किसी का बुरा सोचते हैं, उनके घर में तो पंछी भी अपना बसेरा नहीं करते, वो भी ऐसी जगह से कोसों दूर अपना घरौंदा बनाते हैं। ऐसे लोगों की तो छाया ही बुरी मानी जाती है। और तुम ही देख लो, इतने सालों में हमने क्या पाया है, क्या खाया है। अपमानजनक बातें और तिरस्कार, पूर्ण दृष्टि, लोगों की नज़रों में अपने लिए हिकारत, ये सब क्या कम पीड़ादायक है जो अब भी तुम्हारा जी नहीं भरा। पापा, आप फिक्र ना करिए, मैं अपने भाई के साथ हूँ। उन्होंने अपना कुछ खोया है तो क्या हमारा कुछ नहीं गया? कुशल ने इस तहस में चीखते हुए कहा। वो अब भी नरम नहीं पड़ा था। तुम उसे सह देना बंद करो। बड़े भाई हो, समझा सको तो ठीक, वरना खुद को इस मामले से दूर रखो। हर वक्त हवा में उड़ते रहते हो। क्या तुम्हें इसकी माँ को देख कर दया नहीं आती? भरी जवानी में उसने अपना पति खो दिया, क्या अब अपना बेटा भी बदले की भेंट चढ़ा दे? देवी के ताऊ जी ने अपने बेटे कुशल को समझाते हुए कहा। तो फिर बात क्या? बात खत्म हो चुकी है। उनका मरा, हमारा मरा। उनके मारने वालों को उन्होंने मार दिया। उसने सज़ा पा ली और अब जेल में अपनी सज़ा काट कर आया है। ज़मीन का जो केस है वो कोर्ट कचहरी में चल ही रहा है। जाना था आज हमें, कोर्ट के फैसले की तारीख थी, पर तुम दोनों ने नया कांड कर दिया। क्या सब कुछ आराम से नहीं हो सकता? हर बात में बवाल करना ज़रूरी है। इंसानों में बातें की जाती हैं, आपसी संवाद होते हैं, लेकिन तुम तो निरी जानवर हो जो हथियारों की भाषा ही समझते हो। सुई का काम सुई कहती है, तलवार नहीं। मैं तुम दोनों से आखिरी बार कह रहा हूँ, मत डालो मेरे कंधों पर दो जवान बेटों का लाश का बोझ। मैं नहीं उठा पाऊँगा। 20 साल पहले मैंने अपने जवान भाई की लाश उठाई थी। बहुत भारी बोझ है, अब तक नहीं उतार पा रहा हूँ। अब नहीं ढोया जाता। अव्वल तो मुझे जीने दो, या फिर खुद अपने हाथों से मार दो। वो रो ही दी थी। दुख, पश्चाताप या परिवार खो देने का डर, कुछ भी कहो, पर उनकी सहन शक्ति के बाहर था। अब कुछ बर्दाश्त होने से रहा। वो तीनों जैस्मिन को दिलासा दे रही थी। बेटा, चाय पानी कुछ पी लो, इसमें जहर नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं पी कर दिखा दूँ।
तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। देवी ने जो किया सो किया, पर हमारे यहाँ रहते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, तुम भरोसा करो हम पर। देवी की ताई जी ने जैस्मिन के पास बैठते हुए कहा। वो उस मासूम सी बच्ची को देख रही थी जिसका इस सब से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो उस घर में आए 6 महीने ही हुए थे और ये सब कुछ उसके सामने इस तरह आ खड़ा हुआ। देवी की ताई और माँ दोनों की आंखों में पानी आ गई। उन्हें वो पल याद आए जब ऐसी ही नई नवेली दुल्हन के साथ अन्याय हुआ था। उसकी जान गई, पर इन झमेले में उसके साथ साथ किसी और की भी जान चली गई थी जो बिल्कुल निर्दोष था। अभी तो उन्हें वक्त के कुछ और रंग भी देखने थे कि अगले ही दिन उनके घर से ऐसी एक लाश उठी। बस वक्त ने सब चौपट कर दिया, या किसी इंसान के फितूर ने कूट फूट कर और बिलख बिलख कर रोना धोना और जारी था। औरतें जो दोनों घरों की रो रही थी। ये आदमी किसी के बस में नहीं होते और गुस्सा इनके बस में नहीं हावी हो जाता है और ख़ुद को बस उसे ही सौंप देते हैं। कुणाल घर के भीतर आ गया और उसने एक नज़र जैस्मिन की ओर देखा जो चुपचाप खामोश सी बैठी थी। बेबस आँखों से कुणाल को देखा और आंसू बह निकले। कुणाल खुद को कितना लाचार असहाय महसूस कर रहा था। ये किसी ने कुणाल के अंदर झांक कर नहीं देखा था। उसकी जैस्मिन की आंखों में आंसू थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। आंखों में पानी देखकर कुणाल की आंखों में खून उतर आया। एक बार फिर हाथ और माथे की नसें दिखने लगी। गुस्सा था जो अंदर उबाल खा रहा था और नसें फैलती जा रही थी जो अब उभर कर दिख रही थी। माँ और ताई ने कुणाल के आगे हाथ जोड़ दिए, जबकि जैस्मिन का रोना तेज हो गया। अजीब से हालात पैदा हो गए थे। कुणाल का दिल पसीज गया। इसी तरह रोती बिलखती हुई औरतें वो अपने घर छोड़ कर आया था। अंदर झांक कर देखो तो खुशहाल दिखने वाले घरों में भी औरतों की सिसकारियाँ सुनाई देंगी। उनकी सुबकियाँ दबी रहती हैं। उनके छोटे छोटे सपने, उनके सुनहरे जीवन के अरमान उन सिसकारियों सुपाकियों में कैद रहते हैं। कितना अन्याय सहकर वो परिवार को खुशियाँ देती हैं। और आदमी क्या कहते हैं, कभी अपनी आन बान शान के लिए तो कभी अपने गुस्से के चलती, कभी गुरूर में डूब कर तो कभी धन दौलत के नशे में चूर हो कर, कभी अहंकार के वसीभूत। अलग अलग समय पे अलग अलग कारणों से अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर जाते हैं। इनके त्याग को सिरे से नकार देते हैं। वो तो उनका अस्तित्व तक खारिज कर देने से पीछे नहीं हटते। उनकी कुर्बानियों को समझा तो क्या देखा भी नहीं जाता। अगर तराजू के पल्ले में तौला जाए तो यकीनन इनका पल्ला भारी होगा। शायद यही वजह है कि उनके मुद्दे, उनकी बातें बहुत छोटी दिखला दी जाती हैं। अगर कोई सुकून से 2 वक्त की रोटी चाहता है, अपना हंसता बसता परिवार चाहता है, तो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, फिर भी बदले में उसे यह ना मिले, तो फिर अत्याचार किस पर हो रहा है। कभी ये गुस्से तो कभी ये डर के नीचे दबा दिए जाता है। माना हर जगह स्थिति समान नहीं है, लेकिन अधिकतर ये देखी जा सकती हैं और समाज में इसे स्वीकार भी कर लिया है। ऐसी बातों को छोटी सी बात बतला दिया जाता है। प्रत्यक्ष शोषण होता रहता है जो ब्रह्म रूप से दिखता है, बिल्कुल ठीक ठाक है। इच्छाएं दबकर कुंठा का रूप धारण कर लेती हैं। इसी के चलते कभी कभी परिवार टूट कर बिखर जाते हैं। ये भाव है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता जाता है। इन्हीं बातों को नगण्य समझा जाता है, मानो कोई बुराई ही नहीं। कुणाल की आंखें भर ही आती। अगर वक्त रहते वो नहीं संभलता। औरतों के बीच में रहने का असर था, या उनकी परवरिश का, दादी का संघर्ष था, या चाची की आंखों की अनदेखी आंसू, ताई जी को अपने खून के ना होने का दुख था, या कल्पना काजल के पिता के होते हुए भी उनके शहर से पिता के साये का दूर रहने का दर्द था, या जैस्मिन की अब उसके सामने की हालत। कुणाल समझ ही नहीं पाया और उसके कदम उनकी ओर बढ़ चले। कुणाल ने अपने हाथों में लेकर उनके हाथ नीचे किए। इन सब की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आपके दर्द को। अगर नहीं समझता तो मेरे हाथों में भी आपके बेटे की तरह बंदूक होती। हमारे घर में भी माँ, चाची और दादी की कुछ ऐसी ही हालत है। दुख होता है, वो चाहे किसी का भी हो, और मैं आपका दुख बढ़ाना नहीं चाहता। उन्हें तसल्ली देकर
कुणाल ने जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया और वो उसे बाहर लाता हुआ बोला, गलती कह दी तूने, समझाया था ना तुझे देवी। ऐसा कुछ मत कहना जिसे मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल तैयार रहना, पंचायत में मिलेंगे, बाकी की इल्लतियाँ पंचायत कह देगी। कुणाल ने देवी और कुशल को धरा ही छोड़ा। वो घर की बुजुर्ग आदमी से मुखातिब हुआ, हम तो गांव से बाहर हैं ना, तो पंचायत में क्यों शामिल होंगी। देवी ने उतावलेपन के साथ कहा, ठीक है फिर पुलिस स्टेशन चलेंगे, देश से तो बाहर नहीं हो, कानून के जरिए ही निपटा लेते हैं, वो तो सब पर एक समान लागू है। कुणाल बात को यूं ही नहीं जाने देने वाला था। बहुत जी लिया डर के साए में, अब और नहीं। जिन बातों के होने से वो डरता था वो तो अब होने लगी थी। उसकी चुप्पी उन्हें कायरता लगने लगी और इसका वो गलत फ़ायदा उठा रहे थे। अब जब बात खुलकर सामने आ ही गई है तो पूरी तरह ही कह ली जाए, जो भी अंत हो। इस तरह अधूरा छोड़ने से बेहतर है मामला निपटा लिया जाए। इस सोच के साथ कुणाल ने अब अपनी कमर कस ली थी। बिल्कुल वो डट कर सामना करेगा, अब तो फैसला होना ही था। ताऊ जी ने हाथ बढ़ाकर अपने दोनों बेटों को रोक दिया। देवी ने बंदूक तो कुशल ने ढांग खड़काई, कोई फ़ायदा नहीं पटकने का, ये पटकने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। डरता होता तो इस तरह नहीं आता, मेरे भी हाथ में हथियार होती और मेरे भी भाई साथ होते। अकेला समझ रहे हो ना, ऐसी गलती मत कहना। मैं आया हूँ अकेला, पर अकेला हूँ नहीं, कुणाल ने थोड़ा सख्त से लहजे में कहा। देवी ने हवा में गोली चलाई। वो कुणाल को डराना चाहता था, अब भी तैस में था। कुणाल चौधरी अब 10 साल का बच्चा नहीं है जो गोली की आवाज़ से डर जाए। वो दौर अलग था। कुणाल ने उसी रुतबे के साथ कहा। ताऊ जी ने कुणाल की बात मान ली। कल जो होना है वो देखा जाएगा। यही अच्छा हुआ कि कुणाल ने उनकी बराबरी नहीं की, वरना शायद आज गजब हो जाता। ताऊ जी ने बच्चों को आंखें दिखाई। देवी ने कदम आगे ही बढ़ाया था कि कुणाल ने पलटकर कहा, आगे से पहले किसी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले सोच लेना। एक बहन तुम्हारे घर में भी बैठी है और वो इसकी ही उम्र की है, और तुम्हें क्या लगा मेरी बहनों को उठाकर चाचू को यहाँ बुलाकर मार दोगी। उनके लिए भी मैं ही आता। किसी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा इस तरह से नहीं उठाती कि खुद के बारे में विचार करना ही भूल जाओ। किस नीयत से उठाया होगा इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी यही कहूँगा, बहन बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। आगे से ऐसी हिमाकत किसी के लिए नहीं करना। और हाँ, चाचू ने अपनी की सज़ा काट ली है। तुम ना भगवान से ऊपर हो ना कानून से, सज़ा देने का ख्याल छोड़ दो। जो तुम्हारे घर वाले करके बैठे हैं ना, उनसे तो उनका गुनाह छोटा ही है। यकीन ना हो तो पूछ लेना इनसे। कुणाल ने आंखों से इशारा किया जो साफ साफ देवी के ताऊ जी की ओर था। पीछे खड़ी औरतें भी सुन गई। सच में गलती से ही सही, अपराध तो उनका बड़ा था और इसकी की सज़ा वो भुगत भी रहे थे। अपनी ही नज़रों में गिर जाना सबसे बड़ी सज़ा भला क्या होगी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा घिनौना काम करते हुए कि किसी की मान मर्यादा को लांघ कर उनकी देहरी पार कर जाओ। तुम्हारी हरकतों ने दिखा दिया तुम क्या हो और किसके खून हो। देवी को सुलगाने के लिए ये शब्द ही काफ़ी थे, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही रेहान आ गया। कुणाल चलो, घर पर सब परेशान हो रहे हैं, दादी की तबीयत न खराब हो जाए। कुणाल को आगे करते हुए देवी और कुणाल के बीच में जाकर रेहान खड़ा हो गया। देवी को ताऊ जी और कुशल ने रोक लिया। बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। कुशल अधिक व्यवहारिक था, जो गणना कर चुटकियों में डिसीजन ले लेता था। वो भी दो थे और ये भी दो, और ताऊ जी तो मूक दर्शक बने खड़े थे। उनका एक गलत कदम शायद ताऊ जी ही उन्हें मार देती। कुणाल ने एक नज़र दौड़ाई। उस घर में भी 5 औरतें थीं और वो भी इसी सी रेखा पर खड़ी थी जैसे लकीर उनके घर की औरतें खड़ी थी। जैस्मिन गाड़ी में बैठ सुबक रही थी। रोना बंद करो, मैं नहीं गया हूँ। मैं जो जीते जी रो रही हो, कुणाल ने गुस्से से कहा। वो समाचार मिलते ही जीप लेकर आ गया था। जैस्मिन का इस तरह उठा लिया जाना कुणाल को अपनी नाकामी सा लग रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वो कहीं ठोकर खा गया है, कहीं हार गया है। जबकि उसने जैस्मिन की हिफाजत का वादा दिया था, उसमें ही कहीं ना कहीं मात खा गया। ये खीज और झल्लाहट थी जो कहीं न कहीं जैस्मिन पर ही निकल रही थी, जबकि इसके विपरीत जैस्मिन को दिलासा चाहिए था।
उसने कुछ ऐसे लम्हे देखे जो बिल्कुल अनजाने से थे, अजनबी सी लोगों के बीच में। वो कुछ पलों के लिए मौत को अपने सामने देख रही थी। उसके लिए क्या तसल्लियाँ, क्या संतावना भरे शब्द। कुणाल ने तो मानो उसकी जली पे नमक छिड़का हो और दुखती रग को बड़ी बेदर्दी से दबाया हो। जैस्मिन की सांस रुक गई। कुणाल का गहरा और सर्द रवैया कैसे बर्दाश्त करती, ये तो उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलट था। हर बार कुणाल उसे चौंका देता था जब जब कुणाल से इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। कुणाल ने उसे हमेशा सिरे से दरकिनार कर दिया। एक वक्त में कुणाल ने इन सब के लिए माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन आज फिर वही कुणाल सामने आ गया था। जैस्मिन को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा वो अपने सपनों की तरह साही हुए महल के ऊपर खड़ी है, जिसकी बुनियाद भी हिल चुकी है। इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है उसके रिश्तों की नींव। जैस्मिन को ये शब्द तीर से चुभते हुए लग रहे थे। धारदार कटार को किसी ने आर पार किया हो और सीधा उसके दिल पे वार किया हो। कुणाल का निशाना अचूक था। वो हमेशा ही उसके दिल को लक्ष्य बिंदु बनाता था। जैस्मिन अपनी ही किस्मत का उपहास उड़ा रही थी। क्या नसीब है उसका, कैसा जीवन साथी है। ऐसे वक्त में भी वो उसे भावनात्मक लगाव और स्नेहपूर्ण वातावरण नहीं दे सकता, जबकि सिर्फ और सिर्फ उसे उसी की ज़रूरत है। उसके दो चार मीठे शब्द ही उसका दुख दर्द भूलने और तकलीफ़ मिटाने के लिए काफ़ी थे, और वही उसे नहीं मिला। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, औरतों की भावनाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि वो सिर्फ भावनाओं के सहारे चलती हैं। यही अपनापन उनका हर दुख दर्द मिटाने और भुलाने के लिए काफ़ी होता है, और यही उन्हें आदमियों से नहीं मिलता। जैस्मिन कहाँ आज टिकाए बैठी थी। कुणाल उसे गले लगाएगा, उसे तसल्लियाँ देगा। जो हो गया वो गलत था, उसे देर लगी, पर वो उसे बचाने आ गया था। वो वाकई आ भी गया था, लेकिन इस तरह से क्यों टॉर्चर कर रहा था। और एक बार फिर जैस्मिन को समझ आया, कुणाल की माफ़ियाँ, अपनी गलतियाँ समझ जाने का भरम, वो बातें, वो कस्में और वादे सब झूठ थे। सब कुछ एक भ्रम जाल सा था जो अब दूर हो गया। जैस्मिन का भी एक भ्रम टूटा। फिर चाहे दोबारा वो उसे अपनी गलतियों को लेकर शर्मिंदा हो, पर जब उसे ज़रूरत थी तब वो बात नहीं रख पाया। जैस्मिन को समझ नहीं आया, कुणाल चाहे कितना ही समझदार बने, वो सब का ख्याल रखने की कोशिश करे, और रखता भी था। पर जैस्मिन के मामले में वो अक्सर मात खा जाता था, बल्कि बार बार, या यूं कहें हर बार। कुणाल का ये रवैया जैस्मिन का दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। उसके दिल का गुबार था जो तब निकला जब उसने कुणाल को अपने सामने देखा। इसीलिए आंसू निकल आए। तब तक वो मजबूत बनी रही। उसे कुणाल के कहे शब्द याद थे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कुणाल उसे कैसी भी परिस्थितियों से निकाल लेगा। वो हर सिचुएशन में उसके साथ है, और ये कुणाल का रौद्र रूप उसे ज़्यादा कांपने पर मजबूर कर रहा था। पर उसके डर का कुछ इस कदर हावी होना कि जैस्मिन के आंसू अब भी वावस्त निकल रहे थे, पर वो बार बार छुपा कर पहुँच रही थी। जैस्मिन के ये आंसू कुणाल की आंखों से छुपे नहीं थे। नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रेहान अपनी बुलेट से उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो कुणाल को एक मिनट भी अपने नज़रों के सामने से ओझल नहीं कर सकता था। पर उसके मन का क्या, जो लावा से लबालब भरे पहाड़ पर पहुंच चुका था, या ज्वालामुखी कभी भी फट सकता था। अगर कोई उसे शांत कर सकता था तो वो जैस्मीन ही थी। लेकिन कैसे? जैस्मीन के लिए तो ये और भी जटिल प्रश्न था। सुबह से दोपहर और फिर शाम हुई, पर कुणाल के गुस्से में कोई परिवर्तन नहीं आया। कभी सब कोलाहल से भरा था, और कभी बिल्कुल सन्नाटा। कल तक जहाँ खुशियों की धुन गुंजायमान थी, आज वहाँ कभी हल्ला तो कभी खामोशी का शोर सुनाई दे रहा था। जैस्मिन आंखें भीज कर अपने कान बंद करने पे मजबूर हुई। उसकी समझ और बर्दाश्त से परे था। दादी इसे कहें कि रोना बंद करे, मरा नहीं हूँ मैं जो सुबह से मुझे रोए जा रही है। मेरी मौत पर आंसू बहाए जा रही है क्या? मुझ पे रो रही हो तुम? कुणाल ने एक बार दादी और दूसरी बार जैस्मिन को झकझोर कर कहा। जैस्मिन दंग रह गई। आसपास कोई नहीं होता तो कुणाल का गुस्सा शायद उसे मार ही देता। दादी ने उसे
पीछे किया और जैस्मिन को अपने गले से लगाया। सब आगे आए। ये अक्सर होता है। अपना क्रोध दबाने के लिए आदमी कुछ चुभते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुणाल भी कुछ वैसा ही कर रहा था। फिलहाल उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। दो चीज़ें मुख्य थी, उसका गुस्सा और जैस्मिन के आंसू, और दोनों ही उसकी सहन शक्ति से परे थे। रेहान कुणाल को ऊपर ले आया। तुम चलो मेरे साथ, बात सुनो मेरी। कुणाल, इस तरह तो तुम अपना और जैस्मिन का रिश्ता ख़राब कर लोगी। इतना गुस्सा, ये अंदाज, क्या तुम उसे डरा धमका कर इस घर से भगा देना चाहते हो? उसने नहीं देखा है ऐसा कुछ। ये उसके लिए पहले भी बहुत मुश्किल है इसे हैंडल करना। तुम्हारा गुस्सा इसे और टफ बना रहा है। मेंटली प्रिपेयर नहीं है वो इन सब के लिए। कुछ मालूम भी तो नहीं था। हकीकत बिल्कुल पोसीदा रखी गई। ऐसे में अगर गलत भी हुआ तो उसके साथ, और तुम्हारा ये रूप कहीं तुम दोनों के रिलेशन। रेहान अभी बोल ही रहा था जब कुणाल वापस पलटा और एक तीखी सी नज़र उस पर डाली। रेहान को वो मामूली गुस्सा लगा, पर कुणाल उसे उसकी सोच से दूर कुछ खतरनाक ही कहने वाला था। कुणाल, तुम। रेहान आखिरी सीढ़ी से बाहर छत पर पाँव रखता हुआ बोला। क्या सुनूं मैं तुम्हारी? क्या सीख दोगे तुम अपनी? मुझे क्या बताना चाहते हो? बताओ, समझाओ। कहो ना अब। अपनी प्रेम कहानी के तो विलन बने हुए हो। मुझे क्या समझाओगी कि मुझे उसकी ज़िंदगी में हीरो बनकर रहना है? नहीं रह सकता मैं। ऐसा ही हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रह सकता हूँ सबके लिए, और उसके लिए भी नहीं बदल सकता मैं किसी के लिए। और तुम क्या समझाओगी कि मुझे अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए? आता है मुझे, जानता हूँ मैं। कुणाल ने पीछे मुड़कर रेहान से तेज़ आवाज़ में कहा। तुम ये रेहान से कुछ बोला ना गया। कुणाल को सब कैसे मालूम? उसने तो सबकी नज़रों से बचा कर रखा था। क्यों, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ मालूम नहीं होगा और तुम्हारी प्रेम लीला मेरे नाक के नीचे चलती रहेगी? कुणाल, तुम यार गलत समझ रहे हो। मुझे कुछ नहीं समझना, और फिलहाल मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं। कुणाल ने उस बात पर वहीं पूर्ण विराम लगा दिया। रेहान सब पका गया था, लेकिन फिलहाल कुणाल को संभालना जरूरी था। जितना गुस्सा वो जैस्मिन पर नीचे दिखा कर आया था, रेहान उसे शांत कर कर ही नीचे ले जा सकता था। अभी तो सबके सामने बात होनी थी, और वो बात भी कभी फिर खुलेगी, जिसका जिक्र अभी अभी कुणाल के मुँह से हुआ है। अब नया ही मसला खड़ा हो गया था। रेहान को कोफ्त सी हुई। उसे लगा था इसे वो आराम से हैंडल कर लेगा, पर अब तो सब कुछ उलझा हुआ सा नज़र आ रहा था। कहाँ फंस गया था? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था उसने। कुणाल, हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, मेरा मतलब है। रेहान ने एक बार फिर बोलने की कोशिश की। मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं देख सकता मैं उसे रोते हुए। मेरी बर्दाश्त से बाहर है। क्यों हुआ ये? नहीं होना चाहिए था। वही क्यों टारगेट हो गई? वो मुझसे बात कर सकते थे, मुझसे लड़ सकते थे, जान से मार सकते थे, भले जान से मार देते, पर उसकी क्या गलती? वो तो निर्दोष थी, बिल्कुल बेगुनाह। उसे क्यों घसीटा गया इन सब में? नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे, नहीं सहन कर पा रहा हूँ मैं अपनी हार। उसे बचाने में नाकाम साबित हुआ। खींच हो रही है मुझे खुद पर। फिर से नहीं दोहराया जाएगा कुछ, बिल्कुल भी नहीं। मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। कुणाल ने लगभग चीखते हुए और अपने बाल नोचते हुए कहा। रेहान तो बस जमा सा खड़ा था। रेहान क्या बात कर रहा था और कुणाल किस बारे में? बस सिचुएशन ऐसी बनी कि एक बार दोनों ने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। कुणाल के लिए औरतें हमेशा ही सम्मानित रही, चाहे इस घर की हों या किसी और घर की। उसने उनमें मजबूती देखी है। दादी हो, माँ हो, ताई हो या चाची हो, या वो जो दूसरे घर में आज देख कर आया था, देवी की माँ हो। उन्होंने अपना जीवन कितने संघर्षों में बिताया। देवी की पत्नी जो अपने पति के गुस्सैल स्वभाव को किस तरह झेलती होगी, फिर उसके ठीक रहने की कामना करती है, क्योंकि वो दिल से प्रेम करना जानती है। उनका त्याग और समर्पण भाव अद्भुत होता है। वो भी मन से पूरी तरह समर्पित थी। कुणाल और जैस्मिन भी दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थी।
लेकिन वक्त की गंभीरताओं ने उनके जीवन में उथल पुथल मचा दी थी। बस ये कहीं तबाही ना ले आए, इसका अंदेशा दादी को पहले ही था। हर किसी ने क्या कुछ नहीं सहा, फिर भी वो डट कर खड़ी थी। कुणाल अपने ही मन की भावनाओं से जूझ रहा था। अब तक परिवार को हर बुरी साई से बचाता आया है, आगे भी बचाता रहेगा। फिर भी जैस्मिन को ये दिन नहीं देखना था। उसे वो अपनी पनाहों में महफूज रखना चाहता था, क्योंकि उसने खुदा की इस कुदरत की तरह अपनी ज़िंदगी में सहर्ष स्वीकार लिया था। पूरे मन से वो उसका हो चला था। वो उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। डामाडोल मन ने थोड़ा वक्त तो लिया, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी में जगह बनाने में कामयाब रही। अब एक दूसरे के मन का हाल थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे, जानने लगे थे, और तभी ये विपदा आन पड़ी। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। आज का चैप्टर लंबा दिया है, तो प्लीज़ आप लोग खुश हो जाइए और जल्दी से कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।